हेलो गाइस, इंडियन पत्रिका के नए यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम नॉलेज से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आपको भी ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबा के रेगुलर नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। आज का हमारा वीडियो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लेके, जहां हम लोग इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स है उसको जानेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनने से पहले जो हमारे देश के बच्चे हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्या स्टैटिस्टिक्स है कि एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनने से पहले भी जो प्रॉब्लम्स हमारे देश फेस कर रहा है उनको भी थोड़ा सा हम लोग इस वीडियो में हाईलाइट करेंगे। उसके बाद जानेंगे कि एजुकेशन सिस्टम में आने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आने से पहले प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो सबसे पहले ये देखिए आप कि हु इज़ अ चाइल्ड, एक बच्चा है कौन। तो वो हर इंसान जो 18 साल से नीचे है वो चाइल्ड है। तो लगभग इंडिया की 40% पॉपुलेशन जो है वो 18 साल से नीचे है, यानी कि 400 मिलियन पीपल आर चाइल्ड राइट नाउ। 400 मिलियन पीपल चाइल्ड है, ठीक है। तो अब इसका एजुकेशन सिस्टम से क्या रिलेशन है, तो देखो, लेस देन हाफ ऑफ इंडिया चिल्ड्रन बिटवीन एज 6 and 14 गो टू स्कूल, ठीक है। आधा 50% बच्चे जो 6 साल से 14 साल से बीच में है वो स्कूल जाते ही नहीं है। हर 3 में से एक बच्चा 8th क्लास तक पहुंचता भी नहीं है। 16 से 14 साल के बीच के 35 मिलियन बच्चे स्कूल ही नहीं जाते हैं। 5 से 9 के बीच में लगभग 53% गर्ल्स जो है वो स्कूल नहीं जाते हैं। इंडिया में सिर्फ 53% जनसंख्या वाले क्षेत्र में ही प्राइमरी स्कूल्स अवेलेबल है और सिर्फ 20, ये तो आंकड़ा बहुत ही चौंकाने वाले है कि सिर्फ 20% हैबिटेशन में सेकेंडरी स्कूल्स है। तो आप देखिए कितना मतलब शॉकिंग डेटा है ये कि 53% हैबिटेशन में प्राइमरी और सिर्फ 20% हैबिटेशन यानी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में सेकेंडरी स्कूल्स है। और एक एवरेज निकाले तो अपर प्राइमरी जो स्कूल होती है लगभग हैबिटेशन से 22% हैबिटेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। और जो प्राइवेट स्कूल है उनकी हाई कॉस्ट होने की वजह से जो मेजॉरिटी ऑफ फैमिली है उनको अफोर्ड नहीं कर सकती, तो उनके बच्चे मजबूरन स्कूल छोड़ देते हैं और अपने फैमिली के साथ काम में लग जाते हैं। तो आप देखिए ड्रॉप आउट का एक परसेंटेज है, लगभग 50% बॉयज़ और 58% गर्ल्स 3rd से लेके 5th क्लास के बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं। कितना शॉकिंग डेटा है ना ये। और लगभग 50% लड़कियां जो है स्कूल में एनरोल ही नहीं कर पाती, और कर भी लेती तो 12 साल की होने से पहले पहले ही स्कूल छोड़ देती है। और 6 से 18 साल के बीच के बच्चे 50% जो 6 से 18 साल के बीच के बच्चे हैं वो स्कूल ही नहीं जाते। और ये सारा 7th ऑल इंडिया एजुकेशन सर्वे 2002 की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये सारे फैक्ट्स हैं। आप जाके गूगल करके चेक कर सकते हैं। हालांकि 2002 की रिपोर्ट है तो मुझे लगता है कि अब 2021 में इम्प्रूवमेंट आया होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बड़ी देश ने डेवलपमेंट किया है, तो 2021 में ये इम्प्रूवमेंट आया होगा और ये फिगर्स सुधरे होंगे। अब आपने देख लिया कितना बड़ा तबका स्कूल जा ही नहीं पाता, और मान लो स्कूल जैसे तैसे कुछ परसेंट बच्चों ने ज्वाइन कर लिया, तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनने के बाद में क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है वो इस वीडियो में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम। गाँव के अंदर तो बच्चों को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ मिलती ही नहीं है, उनको पैदल ही स्कूल की तरफ जाना पड़ता है। जिस वजह से क्या है कि अब पैदल बच्चे जा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में तो कोई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ होती नहीं है, उनको खुद ही अरेंज करना होता है। तो कई बच्चे जो है वो स्कूल्स छोड़ देते हैं और पेरेंट भी डिस्करेज हो जाते हैं और अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर देते हैं, क्योंकि स्कूल्स दूर दूर रहती है और बच्चे पैदल जाते हैं, रिस्क रहता है एक्सीडेंट्स का, क्योंकि हर जगह ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं होती हैं। जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ वो भी अवेलेबल नहीं होती। तो
वो लोग स्कूल जाना बंद करवाते थे। और प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में तो एक जो मिडिल क्लास आदमी है वो अपना सारे ऑर्गन्स भी सेल आउट कर देना तो भी फीस नहीं भर पाता उसकी प्राइवेट स्कूल की। और प्राइवेट स्कूल वाले हर चीज़ की इतना बड़ा दाम लेते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अपने बच्चे को एक अच्छी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना सिर्फ एक सपना ही रह जाता है, जिस वजह से वो स्कूल जा ही नहीं पाते। अगली जो प्रॉब्लम इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आती है वो है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं जैसे कि फ़ोटोज़ में कैसी हालत में बच्चे पढ़ रहे हैं। ना प्रॉपर बोर्ड है, ना बैठने की जगह है, ना कोई साफ़ सफाई है, पेंटेड नहीं है, ना यूनिफॉर्म में प्रॉपर टीचर अवेलेबिलिटी नहीं है। ये देखो प्लास्टर उखड़ा पड़ा है जगह जगह से। फिर भी हैट्स ऑफ है कुछ टीचर्स को जो ऐसी सिचुएशन में भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये सैड रियलिटी है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल है मेजॉरिटी, उनमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी प्रॉपरली नहीं आती है, जिसकी वजह से बच्चे ढंग के एनवायरनमेंट में पढ़ भी नहीं पाते। कई जगह तो आपने देखा होगा कि खुली जगह में बिना छत के पेड़ के नीचे भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तो आज जहां दुनिया R&D में अपने बच्चों को काफ़ी आगे पहुंचा रही है, वहाँ इंडिया के पास अभी तक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब थोड़ी सी हिस्ट्री में चले जाते हैं कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो उसकी शुरुआत कैसे हुई, तभी हमें पता चलेगा कि एजुकेशन सिस्टम में जो कमियां हैं वो कहाँ से शुरू हुई आना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो आज हम लोग एजुकेशन सिस्टम में हैं, जो ये कहा जाता है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत हुई थी लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाउले के टाइम के दौरान, जो कि 1830 में था। इन्होंने ही मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की नींव रखी थी। और ये जो आज हम सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, साइंस, मैथमेटिक्स है, और ये सब इंक्लूड किए थे। और जो हमारे हिस्टोरिकल सब्जेक्ट्स थे, जो इतिहास में गुरुकुल में हम लोग सीखा करते थे, जैसे फिलॉसफी होगी, साइकोलॉजी हो गई, संस्कृत हो गई, ये सब सब्जेक्ट्स इन्होंने हटा दिए, ये कह के कि ये चीज़ें नेसेसरी नहीं है एक नेशन के डेवलपमेंट होने की वजह से। कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वो 1800 के टाइम में पूरे शबाब पे था। इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही थी यूरोप में, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में इस्टेब्लिश हुई थी वो चाहती थी कि ये रेवोल्यूशन इंडिया में भी स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से उनको अपने इंडस्ट्री में काम करने के लिए क्लर्क्स की ज़रूरत थी। अब क्लर्क्स के लिए उनको मैन पावर चाहिए था। अब मैन पावर ये देख रहे थे कि इंडिया के लोगों को ये एनरोल करे ताकि ये लोग इनके लिए काम करें। लेकिन इंडिया के लोगों के और इनके बीच में क्या आ रहा था? कम्युनिकेशन गैप आ रहा था। कम्युनिकेशन गैप की वजह से ये लोग इंडिया के लोगों को समझा नहीं पा रहे थे कि क्या काम करना है। तो इन्होंने ये थॉमस बेबिंगटन को बुलाया और नया एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसमें इनको सिर्फ इतना ही पढ़ाया जाता था कि ये ज़्यादा लोग क्रिएटिव ना बने, बस एक क्लर्क की तरह काम करना शुरू कर दे और इनके अंडर में काम करे। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम था, इसका सोल पर्पस यही था कि इंडिया के जो लोग हैं वो क्लर्क की तरह काम करे, ज़्यादा क्रिएटिव और ज़्यादा अच्छी थिंकिंग ना रखे और ज़्यादा क्वेश्चंस ना पूछे। तो आज हम जो है एक नौकरशाही एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है, जिसके अंदर सिर्फ हमें एक नौकर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हम हमारे क्रिएटिवनेस और इनोवेशन के ऊपर ध्यान नहीं देते, और ना ही सरकार को कोई मतलब है कि बच्चों के इनोवेशन और क्रिएटिवनेस पे कोई ध्यान दिया जाए। थोड़ा सा मैकॉले साहब के बारे में जान लेते हैं। ये वो बंदा है जिसको यूके वालों ने, यहाँ के जो यूके के लोग थे, उन्होंने यूके से डायरेक्ट बुलाया था इंडिया के अंदर न्यू एजुकेशन सिस्टम डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो ये भाई साहब आए और इन्होंने मतलब आके ये इतने रेसिस्ट और कॉलोनियल अपोलोजिस्ट, जिसका मतलब है कि इनको लगता था कि वेस्टर्न कल्चर ही दुनिया में डेवलपमेंट के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार है, उन्हीं से डेवलपमेंट शुरू हुआ है, बाकी कोई भी कल्चर मतलब काम का ही नहीं है। तो उन्होंने अपनी एक मेमोरेंडम था अ मिनट करके, जिसके अंदर ये लिखा कि अ सिंगल शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी, यानी कि एक यूरोपियन लाइब्रेरी की सिर्फ एक शेल्फ भी इंडिया और अरेबिया के पूरे लिटरेचर से कहीं ज़्यादा अच्छी है।
तो सोच सकते हो कि ये अपने कल्चर को कितना महान मानते थे और दूसरे कल्चर को कितना डाउनग्रेड करते थे। तो ये एक तरह से रेसिस्ट विचारधारा के इंसान थे। तो इन्होंने 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट इंडियन पार्लियामेंट में पास करते हुए नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया, जिसको नाम दिया गया स्टेम। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, या इसको ये भी कह सकते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसके अंदर ये ही सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। अब आपको लग रहा होगा तो इसमें दिक्कत क्या है, मतलब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स तो पढ़ा ही रहे ना, साइंस, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इन सब से ही तो इनोवेशन होता है, डेवलपमेंट होता है। तो ये भी भैया सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड मात्रा में इन्होंने पढ़ाया है, यानी कि सिर्फ इनकी थ्योरेटिकल नॉलेज हमको दी जाती थी, प्रैक्टिकल नहीं। थ्योरेटिकल भी इसलिए ताकि जो ये अपने इंडस्ट्रीज़ में काम करवाए उसमें हम थोड़ा बहुत विदाउट इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, जो बताया है वो सीधा सीधा कर ले ये। बाकी इनका कोई मोटिव नहीं था कि हम इन सब्जेक्ट्स में कोई पीएचडी करें या कोई आरएनडी करें। इनका सिर्फ बेसिक नॉलेज देने का काम था ताकि हम लोग एज अ क्लर्क काम कर सकें। आज का इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से आप देखिए कि 1999 से 2020 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 17% से लेके 23% पे पहुंच चुकी है। यानी कि इस एजुकेशन सिस्टम से पढ़ाई करके हमारे यूथ और ग्रेजुएट तो ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन उनको अच्छी जॉब या उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। इसका कारण क्या है कि ये जो सिस्टम है ये सिर्फ हमें क्लर्क बनाने के लिए प्रोत्साहित, यानी नौकर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। हम लोग ज़्यादातर एजुकेटेड लोग अपने टैलेंट के बेसिस पे कोई जॉब नहीं पाना चाहते, बस वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट रहते हैं कि वो उनको जॉब प्रोवाइड करेगी। और हम लोग गवर्नमेंट को कोसते हैं कि वो लोग एजुकेटेड पीपल को या ग्रेजुएट पीपल को जॉब्स नहीं दे रही है। आप खुद ही सोचिए कि 130 करोड़ की जनसंख्या, जिसमें से लगभग 60% यूथ है। ठीक है, तो यानी कि आप मोटा मोटा मान लीजिए 70 करोड़ भी अगर यूथ है तो 70 करोड़ को गवर्नमेंट जॉब देना क्या ये पॉसिबल है? 70 करोड़ में से भी ग्रेजुएट आप मान लीजिए 30 करोड़, तो 30 करोड़ लोगों को भी गवर्नमेंट जॉब देना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी गवर्नमेंट। तो क्या है कि हम लोग डिग्री होल्डर से सिर्फ रट्टू तोते हैं, रट रट के हमने डिग्री तो हासिल कर ली, लेकिन जो स्किल सेट है वो हमने कभी भी डेवलप नहीं किया। आज का जो एक एजुकेटेड इंसान है, एक ग्रेजुएट इंसान है इंडिया में, उसकी स्किल सेट पे अगर रेटिंग दी जाए तो वो ज़ीरो है। वो सिर्फ डिग्री होल्डर है, उसके पास एक डिग्री है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेकिन प्रैक्टिकलिटी पे उसको बहुत कुछ सीखना बाकी है, प्रैक्टिकल नॉलेज उसको ज़ीरो है। इसीलिए ही द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट रेट इन इंडिया इज़ अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60%, यानी कि 60% ग्रेजुएट जो हैं वो अभी जॉबलेस हैं इंडिया में। ठीक है, तो कारण क्या है ये चीज़ें होने का, क्या फ्लॉज है? अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि कारण क्या है ये सब चीज़ें होने का और क्या रीजंस है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ढंग से काम नहीं कर पा रहा। तो मैंने कुछ 10 पॉइंट्स तैयार किए हैं अपने रिसर्च करके इंटरनेट के थ्रू, जो मुझे अच्छा लगा कि हम लोग का एजुकेशन सिस्टम ऐसा क्यों बनाया है कि हमारा यूथ ग्रेजुएट होने के बावजूद भी अच्छी जॉब्स नहीं ले पा रहा। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन आता है लैक ऑफ ऑप्शंस। तो जब एक बच्चा स्कूल में जाता है तो उसका इंटरेस्ट देखे बिना ही उसको बस बुक्स पकड़ा दी जाती है कि फीड कीजिए, यही बुक्स आपको पढ़नी है। भले ही उसका इंटरेस्ट फोटोग्राफी में हो या उसका इंटरेस्ट पेंटिंग में हो या एथलेटिक्स में हो, उसको उसके इंटरेस्ट के रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाए जाते। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी स्कूल में, मुझे भी पेंटिंग का बड़ा शौक था, लेकिन हमारे स्कूल में कोई ऐसा स्कोप ही नहीं था कि हम लोग जान पाए कि पेंटिंग में करियर कैसे बनाना है। वही घिसे पीटे पुराने आउटडेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे और जज किया जाता कि हम एग्ज़ाम के टाइम में उन्हीं में से जो क्वेश्चंस हैं वो रट्टा मारें और एग्ज़ाम में उन क्वेश्चंस को एज इट इज़ रट्टे हुए लिख के आ जाए पेपर पे और हमें पास कर दिया जाए। ठीक है,
आज आप देख लीजिए कि प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है। हम सिर्फ बुक्स में दिए हुए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को ही रटते हैं। अगर आप मार्केट में जाएंगे, अगर आपके पास गाड़ी है, अगर आप गाड़ी रिपेयर कराने जाएंगे, तो अगर वहाँ गैरेज में काम करने वाले लोगों को आप पूछेंगे तो शायद उनके पास कोई भी मैकेनिकल डिग्री या प्रोफेशनल डिग्री नहीं होगी गाड़ी सही करने की, लेकिन वो आज एक प्रोफेशनल मैकेनिकल इंजीनियर से ज़्यादा नॉलेज रखता है गाड़ियों से रिलेटेड। एक प्रोफेशनल मैकेनिकल इंजीनियर के पास बिल्कुल भी गाड़ी के रिलेटेड नॉलेज नहीं होगी जितनी नॉलेज एक आम गैराज में काम करने वाला बंदा लेके घूम रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल नॉलेज दी ही नहीं जाते, सिर्फ आउटडेटेड बुक्स पढ़ा दी जाती है। उससे हम लोग सिर्फ एक डिग्री होल्डर बनते हैं कि एजुकेटेड इंसान नहीं बनते जिसको एक्चुअल में उस सब्जेक्ट की नॉलेज हो। ये आप मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। आप चाहे तो गराज में जाके लोगों से पूछ सकते हैं वहाँ काम करने वाले कि उनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है या नहीं है, और आप कंपेयर कर सकते हैं एक मैकेनिकल इंजीनियर के साथ कि उनका नॉलेज और उस गराज में काम करने वाले बंदे का नॉलेज कितना है। ये आप इस चीज़ से भी समझ सकते हैं कि आपने हर इंसान ने, इंडियंस हैं तो आप में से लगभग हर इंसान ने बचपन में क्रिकेट ज़रूर खेला होगा। अगर आपको कहा जाए कि क्रिकेट को खेलने से पहले आप एक बुक में से पढ़िए कि कौन सा शॉट कैसे खेला जाता है, किस एंगल से बॉल फेंकनी चाहिए, फील्ड को किस हिसाब से डिज़ाइन करना चाहिए, सिर्फ अब आप एक बुक में पढ़िए और फिर जाके सीधा फील्ड में उतर जाइए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, तो क्या आप उस प्रोफेशनलिज्म के साथ खेल पाएंगे? क्या उस इतना एक्सपर्ट बन पाएंगे उस गेम में? नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। आप प्रैक्टिकली जब तक उस गेम को खुद से नहीं खेलेंगे तब तक कई चीज़ें, मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें आप नहीं सीख पाएंगे उससे रिलेटेड। ऐसा ही एजुकेशन के अंदर भी है। अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसका प्रैक्टिकलिटी करना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिकल नॉलेज आप नहीं लेंगे तो थ्योरी पढ़ पढ़ के उसके एक्चुअल फंडामेंट्स और प्रिंसिपल आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे। एक पॉइंट और आता है हमारा एजुकेशन सिस्टम में, वो है फन लर्निंग, जो कि है कि हमारे जो टीचर्स हैं वो सिर्फ मजबूरी में, क्योंकि उनको कोई जॉब नहीं मिली और वो सिर्फ टीचिंग का जॉब पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। मैं सारे टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स सिर्फ टीचिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको कोई और जॉब नहीं मिली और वो टीचिंग फील्ड में आ गए क्योंकि उनको पैसा कमाने का और कोई सोर्स नहीं मिला, और इस वजह से उनको टीचिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता और वो सिर्फ सिलेबस को एज इट इज़ रट्टा मरवा के या रीडिंग करवा के या एक बहुत ही लिमिटेड अप्रोच के साथ पूरा करवा देते हैं बच्चों को, जिसकी वजह से बच्चे जो है फन लर्निंग नहीं कर पाते और बोरियत के साथ उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और उस सब्जेक्ट का कुछ भी उनको समझ में नहीं आता है। बस जो टीचर ने रट्टा मरवाया है वो रट के वो एग्ज़ाम में लिखे आएंगे और मार्क्स लाके आगे की क्लास में चले जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि एक बच्चे की जो बेसिक नॉलेज होती है शुरुआत से स्कूलिंग के अंदर, जहाँ से वो एक सब्जेक्ट का बेसिक पकड़ना शुरू करता है, जहाँ उसका एक इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट को लेकर डेवलप होना शुरू होता है, वो इंटरेस्ट वहीं पे मर जाता है और उसको बच्चे को ग्रेजुएशन तक आते आते यही कन्फ्यूजन रहता है कि वो किस सब्जेक्ट में जाए और कौन सा सब्जेक्ट उसके इंटरेस्ट का है और कौन से सब्जेक्ट को उसे चूज़ करना चाहिए भविष्य के लिए। अब अगला पॉइंट आता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो एग्ज़ाम का मोटिव है वो क्या है। एग्ज़ाम का मोटिव है सिर्फ रिवॉर्ड्स देना, नॉलेज गेन करना नहीं। आज हम एग्ज़ाम्स में मिले नंबर को रिवॉर्ड की तरह देते हैं कि 100 में से 90 नंबर आए तो हमारा बेटा महान है या हमारी बेटी महान है और बहुत इंटेलिजेंट है, अगर उसके 60% आए तो वो फेलियर है, और हम लोग मार्क्स से हमारे बच्चे के स्किल्स को जज करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। पर आप ये देखिए ना कि हमें एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछते ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस पूछते हैं कि XYZ क्या है, व्हाट इज़ XYZ, आप उसके एग्जांपल्स दे दीजिए, जबकि ऐसे क्वेश्चंस तो पूछे ही नहीं जाते हैं कि कोई प्रिंसिपल जैसे आपने साइंस में पढ़ा तो उसको रियल लाइफ में अगर आपको इम्प्लीमेंट करना हो, जैसे अगर फोटोसिंथेसिस पढ़ा है आपने तो फोटोसिंथेसिस को कैसे रियल लाइफ में आपको ना इम्प्लाई करना है, तो आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपको एक पौधा उगाना है, घर के कौन से एरिया में आप उगाएंगे कि वहाँ पे वो अच्छी तरह से उगे, तो बच्चे को लगेगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा था कि एक पौधे को खाना बनाने के लिए धूप की ज़रूरत होती है, तो ऐसी जगह पे मैं उसको लगाऊंगा जहाँ पे उसको प्रॉपर धूप भी मिले, प्रॉपर पानी भी मिले, प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिले, जहाँ पे वो अच्छी तरह से उग पाएगा। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमें नहीं पूछे जाते, हमें सिर्फ ये पूछे जाते व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस एंड
उसके एग्जांपल्स या उसका प्रोसेस बता दीजिए, उसकी केमिकल इक्वेशन बता दीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब तक हम लोग पूछना चेंज नहीं करेंगे और केस स्टडीज़ पे या प्रैक्टिकल नॉलेज पे हम लोग क्वेश्चंस पुट ऑन नहीं करेंगे ना, जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को इंटरेस्ट आना नहीं शुरू होगा। अब फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, रेगुलेटेड कोचिंग सेंटर। ये सबसे घटिया चीज़ लगती है कि आजकल कोचिंग माफिया जो है, कोचिंग सेंटर वाले पैसा कमाने के चक्कर में 6th क्लास से ही बच्चों को एनरोल करना शुरू कर देते हैं कि आप हमारी कोचिंग में आया, हम आपको नीट की तैयारी करवाएंगे, IITs की तैयारी कराएंगे, और 6th क्लास के बच्चे को ही प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं पेरेंट्स के, जाओ कोचिंग जाओ, IIT की तैयारी करो, तुम्हें IIT में एडमिट होना है, 12वीं के बाद 12th के बाद IIT का एग्ज़ाम क्रैक करना है। वो 6th क्लास से ही अपने बच्चे को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। और 6th क्लास के आसपास बच्चे की एज होती है लगभग 12-13 साल, जहाँ पे उसको एक इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू होता है कि हाँ मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड के अंदर है। लेकिन पेरेंट्स और टीचर्स क्या करते हैं, उसका इंटरेस्ट को मार के उसके ऊपर ज़बरदस्ती का एक बर्डन डाल देते हैं, IIT या NITs या नीट का, कि नहीं तुम्हें खेल कूद छोड़ के तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, क्योंकि आगे जाके तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है कि आप अपना जो ड्रीम है अपने बच्चों के ऊपर इंजेक्ट मत कीजिए, उनको अपना ड्रीम खुद चूज़ करने दीजिए, क्योंकि ये जो 6th क्लास के आसपास की एज होती है, यहाँ पे बच्चा सोचना शुरू होता है कि उसको क्या चीज़ें अच्छी लगती है और क्या चीज़ें उनको मतलब इंटरेस्ट की लगती है। तो उनको खुद को सोचने दीजिए कि उनको कौन सा करियर परस्यू करना है। आप अपना ज़बरदस्ती का उनके ऊपर ड्रीम मत थोपिए और उनको एक केज में मत डालिए IITs और नीट के। अगर उनको IITs में जाना होगा वो अपने आप डिसाइड कर लेंगे कि उनको IITs में जाना है या नहीं। आप ज़बरदस्ती का उनको प्रेशर मत करिए और कोचिंग के इन्फ्लुएंस में आके उनको ज़बरदस्ती का बाउंड्रीज में मत बांधिए। ये रिक्वेस्ट है मेरी पेरेंट्स से। आप देख रहे हैं ये बंदा, अब आपको लगता है कि मार्क्स बहुत ज़रूरी है ना, तो इस बंदे को देखिए, ये IAS है, रैंक 3 UPSC 2018 में इन्होंने IAS की एग्ज़ाम, दुनिया का टफेस्ट UPSC का एग्ज़ाम, सेकंड टफेस्ट माना जाता है जिसको, वो क्रैक किया था। इनके 10th और 12th में एवरेज 60% मार्क्स हैं दोनों में। तो मार्क्स मैटर करते होते तो इनको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इनको इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं करता। लेकिन देखिए 60% होने के बावजूद भी ये IAS बने। तो मार्क्स कहीं भी मैटर नहीं करते, और ये मैंने खुद ने भी अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है कि 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्क्स कोई कंपनी नहीं पूछती है। कहीं भी आप जॉब के लिए चले जाइए, आपका जब इंटरव्यू होगा तो आपके अंदर कितनी स्किल्स है, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आपको पर्सनली फील्ड की कितनी नॉलेज है, वो लोग यही टेस्ट करते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है 10th 12th या ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स कितने हैं। तो ये जो हमने एक थिंकिंग बना रखी है ना कि मार्क्स मैटर करते हैं, 10th में इतने मार्क्स आने चाहिए, 12th में इतने आने चाहिए या ग्रेजुएशन में इतने आने चाहिए, ये कोई मैटर नहीं करता। तो आप अपने प्राउड का जो भार है वो बच्चों के शोल्डर्स पे मत डालिए। पेरेंट्स सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि मेरे बच्चे ने इतने मार्क्स ऑब्टेन किए, अपनी कॉलोनी में, अपनी किटी पार्टी में, अपने आसपास के रिलेटिव्स को बताने के लिए बच्चों को प्रेशराइज करते हैं, और उस प्रेशर के तले बच्चा इतना डिप्रेसिव फील करता है कि आप पूछिए मत। और ये सब कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और इस प्रेशर को कई बच्चे जब हैंडल नहीं कर पाते तो वो सुसाइड जैसे कदम भी उठा लेते हैं। आप गूगल करके डेटा चेक कर सकते हैं कि कितने बच्चों ने पढ़ाई के प्रेशर में आके या पेरेंटल प्रेशर में सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो अपना दर्द बता नहीं पा रहे थे कि उनका जो इंटरेस्ट है वो उस फील्ड में वो नहीं पढ़ रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती उस फील्ड में धकेला गया था। तो मेरी पेरेंट्स से फिर से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे के एम्बिशन की रिस्पेक्ट कीजिए और उनको मार्क्स और ग्रेड से जज करना बंद कीजिए। क्योंकि ये जो नाम दिख रहे हैं आपको, स्टीव जॉब्स और ये सारे नाम, इनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्रीज तक नहीं है, लेकिन क्या ये सक्सेसफुल नहीं है? क्या ये सक्सेसफुल नहीं है? आज दुनिया में सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में शायद सबसे ऊपर आते हैं ये लोग। तो आप अपने बच्चों को मार्क्स के लिए जज करना बंद कीजिए, क्योंकि आज के टाइम में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनमें से कईयों के पास प्रोफेशनल डिग्रीज तक नहीं है।
आप अपने बच्चों को एक तरह से जज करना भी बंद कीजिए, क्योंकि अगर आप एक जानवरों की टीम में सबको बोलेंगे कि पेड़ पे चढ़ के आप बताइए, तो सिर्फ बंदर ही उसमें सक्सेसफुल होगा, बाकी जानवर फेल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें दूसरी स्किल्स नहीं है, सबकी अपनी अपनी स्किल्स है और उनको अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग काम करने दीजिए। अब बात आती है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या और दिक्कत है। अब अगला पॉइंट आता है ओरिजिनलिटी वर्सेस प्लेजरिज्म। अब प्लेजरिज्म क्या है? प्लेजरिज्म है कि किसी और का आइडिया या कोई और का काम कट कॉपी ऐड पेस्ट करना। यानी कि हम लोग जो कॉलेज में या स्कूल में जो भी हमें काम दिया जाता है, हम क्या करते हैं कि एज़ इट इज़ किसी टॉपर का कॉपी कर लिया है, या हमने एज़ इट इज़ किसी और का कॉपी कर लिया, इंटरनेट से टिप लिया, या फोटोकॉपी की शॉप में जाके ऑलरेडी बने हुए असाइनमेंट्स खरीद के ले आया और सबमिट करा दिया। और टीचर को भी जो होता है ना, वो उसमें 0% इंटरेस्ट होता है और वो आपको बिल्कुल भी मतलब तवज्जो नहीं देगी कि आपने वो काम कहाँ से किया है। वो बस सबमिट कर लेगी और एज़ इट इज़ वो रद्दी में चला जाएगा। उसमें पेपर वेस्ट, टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, सब कुछ वेस्ट, और सीखा क्या? कुछ नहीं, ज़ीरो। तो ये जो असाइनमेंट का तरीका है, और आज आपको ये पता होगा कि लगभग हर स्कूल और यूनिवर्सिटी में यही चल रहा है असाइनमेंट के नाम पे, कि आपको असाइनमेंट अलॉट किया जाता है जो आपके इंटरेस्ट का होता भी नहीं है, और आपको एज इट इज़ मतलब कट कॉपी पेस्ट करके आप उसको सबमिट कर देते हैं, और उस असाइनमेंट का टीचर भी कुछ नहीं करता है, एज इट इज़ रद्दी में दे देता है। तो मेरे ख्याल से इसमें क्या होना चाहिए कि जो भी असाइनमेंट आपको दिया जाए उसमें कोई भी थ्योरेटिकल या रिटन वर्क नहीं होना चाहिए, पेपर वेस्ट नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर आपको रिसर्च का काम दिया जाना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग का टॉपिक, आपके इंटरेस्ट का टॉपिक आपको दिया जाना चाहिए, और फिर बोला जाना चाहिए कि सभी बच्चों के सामने आपको उस टॉपिक को रिप्रेजेंट करना है। HODs और बड़े बड़े जो भी कॉलेज की अथॉरिटीज़ है वो आके आपको सुनेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक पब्लिक स्पीकिंग का डर भी ख़त्म होगा। ये जो 8वां पॉइंट है ना, पब्लिक स्पीकिंग, तो ये चीज़ का तो बहुत ज़्यादा फियर है आज के इंडियन किड्स के अंदर, बच्चों के अंदर, यूथ के अंदर, कि उनसे पब्लिक स्पीकिंग नहीं होती है। तो जब आप ऐसे असाइनमेंट्स देंगे जहाँ पे वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बड़ी अथॉरिटीज़ के सामने एज अ प्रेजेंटेशन रखेंगे, तो क्या होगा कि बच्चा खुद से रिसर्च करके आएगा, कि उसको लगेगा कि किसी ने कोई क्वेश्चन पुट ऑन कर लिया तो मैं जवाब कैसे दूंगा अगर रट के आया तो वो खुद समझ के आएगा, वो अपनी रिसर्च करेगा उस टॉपिक के बारे में, उसकी प्रेजेंटेशन तैयार करेगा और प्रेजेंटेशन शो भी करेगा टीचर के सामने। तो ये एक फॉर्मेलिटी नहीं रह के एक डेवलपमेंट के अंदर एक अच्छा काम हो सकता है, जब हम लोग बच्चे को कहेंगे कि असाइनमेंट का प्रेजेंटेशन रखना होगा सारे स्टूडेंट्स और अथॉरिटी के सामने, इंस्टेड ऑफ सिर्फ एक पेपर के ऊपर सबमिट कराने की बजाय। अब अगला पॉइंट आता है नॉन मेन स्ट्रीम कैरियर ऑप्शंस। पेरेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि इंजीनियर या डॉक्टर के अलावा भी बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं जहां लोग सक्सेसफुली काम कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो गया, स्टोर चेन्स हो गई, जैसे आप वॉलमार्ट ले लीजिए या रिलायंस ट्रेंड्स ले लीजिए या रिलायंस फ्रेश ले लीजिए। तो ऐसी बहुत सारी फूड इंडस्ट्रीज़ या स्टोर ओनर्स हैं जो भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। फोटोग्राफी हो गया, डांसिंग हो गया, शेफ़ हो गया, लॉयर हो गया, इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं। आप अपने बच्चे को सिखाइए, आप अपने बच्चे को बताइए कि लाइफ में बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। आप जब बच्चा ग्रोइंग फेज़ में, उसको IITs के अंदर या कोचिंग के अंदर झोंकने से पहले आप बच्चे से खुद काउंसलिंग कीजिए कि उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। बच्चे को ऑब्जर्व कीजिए बचपन से कि उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है और किस फील्ड में जाएगा जो उसको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा और उसको एक अच्छा करियर ऑप्शन भी मिल सकता है। आप खुद अपने बच्चे से बात कीजिए। लेकिन आज के लाइफ में क्या है ना कि पेरेंट्स इतना बिजी हो गए हैं कि खुद तो अपने बच्चे पे ध्यान दे नहीं पाते हैं और फिर वो सोचते हैं कि क्या है, इसको कोचिंग में डाल देते हैं, टीचर्स अपने आप ध्यान देता रहेगा, उसको गाइड करता रहेगा। टीचर्स को कुछ नहीं पढ़ा है भैया। टीचर्स 90% टीचर सिर्फ वहाँ पे अपना काम करने आते हैं, पढ़ाते हैं, पैसा कमाते हैं, चले जाते हैं। उनको आपके बच्चे से कोई जब आपके बच्चे के बारे में आपको खुद को ही कुछ लेना देना नहीं है तो दूसरा क्यों केयर करेगा आपके बच्चे के बारे में।
तो बेटर है आप अपने बच्चे को खुद ऑब्जर्व कीजिए, उसका इंटरेस्ट जानिए और उसको सही गाइडेंस दीजिए कि वो कौन सा कैरियर ऑप्शन चुन सकता है। इंजीनियर्स और डॉक्टर के अलावा भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है कंपनीज़ को, लेकिन क्योंकि हम इंजीनियर और डॉक्टर ही प्रोड्यूस किए जा रहे हैं तो वो डिमांड सेटिस्फाई हो नहीं रही, और जो इंजीनियर डॉक्टर की है वो इतनी ज़्यादा ओवर क्राउड हो गई है कि अब उनको जॉब्स मिल नहीं रही। अब आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो ऑप्शन है, वो है आउटडेटेड सिलेबस। ये मैं आपको बताऊं इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ना कि जिसका सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे याद है मेरे कॉलेज टाइम में हमको 2014 के अंदर पढ़ाया जा रहा था कि ट्रैफिक लाइट कैसे डिज़ाइन की जाए, जहां मतलब इलन मस्क जैसे लोग स्पेस एक्स के प्रोग्राम पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू कर चुके थे और स्पेस में जाने की बातें हो रही थी, मार्स के ऊपर कॉलोनीज़ बसाने की बातें हो रही थी, हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बातें कर रहे थे, रोबोटिक्स पे बातें कर रहे थे, सेल्फ ड्रिवन कार्स के ऊपर रिसर्च चल रही थी। वहाँ हमें पढ़ाया क्या जा रहा था, ट्रैफिक लाइट कैसे डिज़ाइन की जाए। लिटरली मतलब इतना ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए वो कि जो सिलेबस लगभग 30 साल पुराना है वो हमें पढ़ाया जा रहा है 2014 के अंदर। जो पढ़ाना चाहिए था शायद 1980s के आसपास, वो हमें 2014 के अंदर पढ़ाया जा रहा था। 21वीं सदी में 17वीं 18वीं 19वीं सदी की बुक्स पढ़ा रहे थे और 21वीं सदी में क्या नए डेवलपमेंट हुए उसका कोई लेना देना नहीं है। बस जो डेवलपमेंट पिछले सदियों में लोगों ने कर दिए उनके बारे में हमें जानकारियाँ दी जा रही थी जो हमारे अब मतलब काम की होगी। लेकिन क्यों नहीं नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, क्यों नहीं वास्ट सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। सिर्फ वही घिसे पीटे सब्जेक्ट, वही घिसी पीटी थ्योरी और वही घिसा पीटा सिलेबस बार बार पढ़ाया जा रहा है जिसका रियल लाइफ में कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है। अब आप मुझे बताइए, जो ट्रैफिक लाइट है वो ऑलरेडी डिज़ाइंड हो चुकी है और उस डिज़ाइनिंग प्रोसेस में अब कोई भी मुझे नहीं लगता कि जॉब देगा। तो ट्रैफिक लाइट जब डिज़ाइन हो चुकी तो उसके बारे में पढ़ाने का क्या मतलब है। ऐसी चीज़ बताइए ना जिसके ऊपर काम चल रहा है और जिसका फ्यूचर स्कोप हो, जैसे स्पेस क्राफ्ट डिज़ाइन करना या नए इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेज को डेवलप करना या पॉल्यूशन फ्री कार या डिज़ाइन करना। इस टाइप के सब्जेक्ट्स क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, क्यों हमें वही घिसे पिटे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, ये तो हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री ही जाने। तो मेरी एजुकेशन मिनिस्ट्री से यही दरख्वास्त रहेगी कि आप सिलेबस को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए ताकि बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो बना रहे और नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए ताकि उनके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस हो सब्जेक्ट वाइज कि वो इस सब्जेक्ट को नहीं तो इस सब्जेक्ट को पढ़ सके। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस कीजिए ताकि बच्चों के पास और सारे ऑप्शंस हो कि ये सब्जेक्ट से ज़्यादा वो सब्जेक्ट भी पढ़ सके वो। तो ये था हमारा ये वीडियो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके फीडबैक दे सकते हैं कि आप मेरे इन पॉइंट से रिलेट करते हैं या नहीं। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाजू वाले बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले ही ऐसे कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।